जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 195 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। एक क्लास आप लोगों को शाम को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग है 7 PM। यानी कि दो क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे, एक शाम को 7 बजे। क्या, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना जी, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। तो चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है। क्या दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तो चलिए, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर एक को शुरू करने से पहले सभी लोग अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ाइए और अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ा लीजिए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलना है, देखते चलना है, ठीक ना, तेजी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर एक को पढ़िए। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। क्वेश्चन क्या दिया है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो कौन करता है भाई? ऑप्शन ए दिया गर्भाशय, ऑप्शन बी दिया गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन सी दिया गर्भनाल, ऑप्शन डी दिया फॉलोपियन ट्यूब। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बताइए जल्दी से क्या होगा ऑप्शन नंबर, इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर क्या होगा? मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है भाई? तो सभी बहने कमेंट कर दें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले का? क्या गर्भाशय होगा, गर्भाशय ग्रीवा होगा, गर्भनाल होगा या फॉलोपियन ट्यूब होगा? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का? तो इसमें हो जाएगा गर्भनाल। क्या हो जाएगा? गर्भनाल। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो को पढ़िए। एप्स्टीन बार वायरस विशेष रूप से प्रभावित करता है। एप्स्टीन बार वायरस विशेष रूप से प्रभावित करता है, तो किसे प्रभावित करता है? क्या प्लेटलेट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को, आरबीसी को या बी लिम्फोसाइट्स को? तो किसे प्रभावित करता है भाई? तो ये करता है बी लिम्फोसाइट्स को ना। एप्स्टीन बार वायरस विशेष रूप से प्रभावित करता है, तो बी लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर तीन सभी बहनें पढ़ चुकी हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? क्या 1%, 0.4% या 2% या 0.6%? तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है 0.4%। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4। शरीर के किस भाग से पित्तरस बाइल्स जूस का उत्पादन होता है? तो किस भाग से होता है भाई? क्या हृदय से होता है, फेफड़े से होता है, गुर्दे से या यकृत से? तो शरीर के किस भाग से पित्तरस बाइल्स जूस का उत्पादन होता है? तो शरीर के किस भाग से पित्तरस या बाइल्स का उत्पादन होता है भाई? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर डी, यकृत से। किससे होता है? यकृत से। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप पक्तियों को स्वस्थ जीवन शैली के चयन के लिए शिक्षित करने पर केंद्रित है? किस पे है भाई? क्या स्वास्थ्य शिक्षा अभियानों या स्वच्छ जल कार्यक्रमों का कार्यान्वयन? ऑप्शन सी दिया है अस्पताल सुविधाओं का विस्तार, ऑप्शन डी दिया है टीकाकरण अभियान का कार्यान्वयन ना। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करते भाई। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? दोबारा से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा
सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन शैली के चयन के लिए शिक्षित करने पर केंद्रित है। तो कौन है भाई? तो 5वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्वस्थ शिक्षा अभियानों में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलिए, सुनते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस प्रकार के इतिहास वाले रोगी को कैंसर होने की अधिक संभावना होती है? क्या नाखून काटने की आदत, दांत साफ करने की आदत, स्विमिंग न खाने की आदत यानी स्विमिंग यानी जो चिलगम जिसको बोला जाता है, चिलगम खाने की आदत, ऑप्शन सी दिया शराब पीने की आदत। तो क्या भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि निम्न में से किस प्रकार के इतिहास वाले रोगी को कैंसर होने की अधिक संभावना होती है? तो किस वाले इतिहासकार के रोगी को भाई कैंसर होने की संभावना अधिक होती है? तो 6वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे भाई शराब पीने की आदत राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। निम्न में से किस कारण से हृदयाघात होता है? तो किस कारण से होता है? क्या स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा या पेरिकार्डियम सूजन के कारण, हृदय कपाटों के कमजोर होने के कारण, ऑप्शन डी दिया हृदय को सामान्य मात्रा से कम रुधिर मिलने के कारण। तो निम्न में से किस कारण से हृदयाघात होता है? तो किस कारण से हृदयाघात होता है भाई? सभी बहनें कमेंट करें। हृदयाघात होता है तो किस कारण से होता है भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7वें नंबर का? तो हृदय को सामान्य मात्रा से कम रुधिर मिलने के कारण क्या होता है? हृदयाघात होता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाइपर बिलिरुबिनीमिया के रुधिर में किसका स्तर बढ़ जाता है? हाइपर बिलिरुबिनीमिया के में रुधिर में किसका स्तर बढ़ जाता है? तो किसका स्तर बढ़ जाता है भाई? क्या बिलिरुबिन का, डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का, फाइब्रिनोजन का? तो किसका स्तर बढ़ जाता है भाई? तो हाइपर बिलिरुबिनीमिया में जो स्तर बढ़ जाता है रुधिर का, तो किसका बढ़ता है? तो ये बढ़ता है बिलिरुबिन का। किसका? बिलिरुबिन का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म, आरबीसी का फुल फॉर्म, सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइल कोलाइन का स्त्रवण करते हैं उन्हें कहते हैं? ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइलोकोलाइन का स्त्रवण करते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन ए दिया एड्रीनर्जिक कहते हैं, कोलिनर्जिक कहते हैं, या प्रीगैनिग्लिनिक यानी कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। पूछा क्या है कि ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइलोकोलाइन का स्त्रवण करते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं कोलिनर्जिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनर्जिक। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं? जोड़े में पूछा है क्या? 122, 20, 12 या 14? तो कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं? सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 10, कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं भाई? तो कुल कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं 12। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखने दृष्टि के कार्य में तंत्रिकाएं सहायक होती हैं? देखने के कार्य में तंत्रिकाएं सहायक होती हैं? क्या ऑल्फैक्टरी या फेशियल, ऑप्टिक या कास्टिक? राइट आंसर क्या होगा भाई? देखने के कार्य में तंत्रिका सहायक होती है। तो देखने में कौन सी कार्य में तंत्रिका सहायक होती है? तो ऑप्टिक होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया भाई? ध्यान से पढ़िए। मधुमेह मेलाइटिस आमतौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया श्वेतकमेह, ऑप्शन बी दिया उच्च एसीजीपीटी, ऑप्शन सी दिया शर्करा में, ऑप्शन डी दिया मूत्र में यूरिया। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को दोबारा से पढ़िए। मधुमेह मेलाइटिस आमतौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है। तो किसके द्वारा पहचाना जाता है भाई? मधुमेह मेलाइटिस। मधुमेह मेलाइटिस किसके द्वारा पहचाना जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ये पहचाना जाता है शर्करा में द्वारा। किसके द्वारा? शर्करा में द्वारा। हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 13, विल्सन रोग की विशेषता है? तो विल्सन रोग की विशेषता क्या है भाई? क्या श्वसन की कठिनाई है, जिगर, गुर्दे और मस्तिष्क में तांबे का संचय, ऑप्शन सी दिया अंग का अनुचित विकास, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। सभी बहने कमेंट करें। तेजी से क्वेश्चन को देखिए, तुरंत उड़ा दीजिए हवा में। क्वेश्चन नंबर 13, विल्सन रोग की विशेषता है भाई। विल्सन रोग की विशेषता क्या है? तो विल्सन रोग की जो विशेषता है, जिगर, गुर्दे
और मस्तिष्क में ताबे का संचय, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। समय बहुत कम है, जितना हो सके उतना हम लोग को भाई रिवीजन करना है और एक तरह से अधिक क्वेश्चनों को हम लोग को टच कर लेना है ना। तो ज्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन नंबर 14 को बताइए, इनमें से क्या संचार के नोड में एक गैर मौखिक संदेश नहीं है? तो क्या है नहीं है भाई? क्या स्वर और आवाज की पिच, चेहरे के भाव, इशारा यानी भाव प्रदर्शन, ऑप्शन डी दिया है छूना। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को बताइए राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें। इनमें से क्या संचार के नोड में एक गैर मौखिक संदेश नहीं है? तो किसमें नहीं है भाई? 14 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। तो स्वर और आवाज की पिच, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। ब्लाइंड स्पॉट किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? क्या मैकुला ल्यूटिया के रूप में जाना जाता है, ऑप्टिक डिस्क के रूप में जाना जाता है, फोबिया सेंट्रलिस के रूप में जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लाइंड स्पॉट किस रूप में जाना जाता है? ब्लाइंड स्पॉट किस रूप में जाना जाता है भाई? तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्टिक डिस्क के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? क्या लिम्ब, दिमाग में, या दिल में, या जबान में? तो एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है भाई? सभी बहनों का कमेंट आना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल जी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? विक्रम जायसवाल जी बताइए जल्दी से। चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबाजी पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नया तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, अनुराधा मौर्य बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नेहा पांडे, बीबा मिश्रा, आरवी चौधरी जी, रेखा सिंह जी, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, सहीना परवीन, शुभम नाथ, शिवम जी, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, श्रेया चौधरी, नीरज देवी। सभी बहने कमेंट करें, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल होगा। क्या हो जाएगा? दिल। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो दिल में होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है भाई? क्या ऑक्सीजन का परिवहन है, जीवाणुओं का नाश है, रक्ताल्पता का निवारण है, या लौह का उपयोजन है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो ऑक्सीजन का परिवहन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 को सभी बहने पढ़े। पूछा क्या है बहन कि एमनियोसेटोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो क्या बताता है भाई? एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है। तो एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है। तो क्या बताता है? भ्रूण के लिंग को बताता है, कि अमीनो एसिड के प्रकार को बताता है, कि प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को बताता है, या हार्मोन के प्रकार को बताता है। तो किसको बताता है भाई? एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो किसको बताता है? तो ये बताता है भ्रूण के लिंग को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 19। लैंगिक जनन में से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो कैसे होता है भाई? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से ना, जीन के सम्मिश्रण से, यहाँ पे दिया जीन के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा भाई? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से जो आनुवंशिक विचरण होता है वो जीन के सम्मिश्रण से भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, और जीन के मिश्रण से भी होता है। जो तीनों ऑप्शन जब सही हो तो ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। क्या दिया है? एंटीसेप्टिक का अर्थ है। तो एंटीसेप्टिक का अर्थ क्या है? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि एवं विकास को रोकना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाश करना, उपरोक्त दोनों बताइए। क्या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना? राइट आंसर क्या होगा इसमें? 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 20वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि का एवं विकास को रोकना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या दे दिया है? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 को। पूछ रहा है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे होता है? क्या खांसने से होगा, स्पर्श से होगा, दैहिक संबंधों से होगा, या मरीज के सामान को पुनः उपयोग करने से होगा? तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है वो कैसे होता है भाई? 21 नंबर क्वेश्चन का सभी बने कमेंट करें। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है
ओ हमको तो लग रहा है कि ड्रॉपलेट होता है खांसने से ना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। निम्न में से किन्हें फादर ऑफ फिजियोलॉजी का माना जाता है? निम्न में से किन्हें फादर ऑफ फिजियोलॉजी माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है भाई, बताइए जल्दी से। किनको माना जाता है फादर ऑफ फिजियोलॉजी? यदि माना जाता है वांटेड को। किसके? वांट को ना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है भाई, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए, क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा दिया है कि फिजियो एनालिसिस का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? फिजियो एनालिसिस का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था भाई? क्या स्किनर ने प्रस्तुत किया था, या एस्फ्रायड ने प्रस्तुत किया था, या वो कौन थे, ई पोलविल्स ने प्रस्तुत किया था? और ऑप्शन डी क्या दिया है? ऑप्शन डी दिया है रूडोल्फ ने। तो किसने प्रस्तुत किया था भाई? क्या रूडोल्फ जियोकेल ने किया था? क्या जियोकेल ने किया था? रूडोल्फ जियोकेल ने। तो ये कौन करने वाले थे, कौन थे भाई? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एस्फ्रायड ने किया था। किसने किया था? एस्फ्रायड ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए। शरीर की संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था भाई, बताइए जल्दी। शरीर की संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? क्या क्रेटचमर ने किया था? क्या क्रेटचमर ने किया था, या डब्ल्यू सेल्डन ने किया था, या ए और बी दोनों हो जाएगा, या जंग्स ने किया था? तो किसने किया था भाई? राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो शरीर की संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था भाई? तो एक करने वाले थे क्रेटचमर। कौन थे? क्रेटचमर भी थे। और ये कौन थे? डब्ल्यू सेल्यूज ने थे ना, सेल्यूजन ने थे। तो ये दोनों लोग थे। तो बोथ एंड ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो अवटुद अतिरिक्तता होता है, या भेंगा यानी कि घेंगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। घेंगा, क्या घेंगा होता है, मीजेंट होता है, या मधुमेह होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है, क्या होता है बताइए जल्दी से। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है भाई? तो घेंगा रोग हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26 को आप लोग पढ़ चुके हैं। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? क्या वास डिफरेंस के माध्यम से, डिंबवाहिनी के माध्यम से, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से, या गर्भाशय के माध्यम से? तो अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है भाई? तो ये किसके माध्यम से लाया जाता है? तो ये लाया जाता है डिंबवाहिनी के माध्यम से। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 27, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है ना? मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो कौन करता है? क्या गर्भाशय ग्रीवा, या गर्भनाल, या फलोपियन ट्यूब? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई 27 नंबर का? मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो कौन करता है भाई? 27 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो गर्भनाल हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, एप्स्टीन बार वायरस विशेष रूप से प्रभावित करता है? तो एप्स्टीन बार वायरस विशेष रूप से किसे प्रभावित करता है? क्या प्लेटलेट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को, आरबीसी को, या बी लिम्फोसाइट्स को? तो एप्स्टीन बार वायरस विशेष रूप से किसे प्रभावित करता है भाई? 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग को रिपीट लगे तो घबराइएगा मत ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग घबराइए मत, उसकी भरपाई मैं करूंगा। इससे आप लोग निश्चिंत रहे भाई। बार बार मैं कह रहा हूँ एक ही बात को। क्यों आप लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीटेड हो गए? क्वेश्चन रिपीटेड नहीं हुए, आप लोगों का रिवीजन हो गया। मान लीजिए हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 0.4% होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, शरीर के किस भाग में पित्त रस वाइल्स जूस का उत्पादन होता है? तो किस में होता है? क्या हृदय में होता है, फेफड़े में होता है, गुर्दे में, या यकृत में? तो शरीर के किस भाग में पित्त रस या बाइल्स जूस का उत्पादन होता है? तो किस में होता है भाई? 30वें नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यकृत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़िए। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है बताइए।
क्या बुखार से हाइपोथर्मिया की स्थिति से जाना जाता है, या हाइपरथर्मिया या हाइपरपायरेक्सिया? तो कैसे जाना जाता है भाई? जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है भाई? तो हाइपोथर्मिया के स्थिति से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, एक सामान्य पुरुष 1 मिनट में सांस लेता है तो कितनी लेता है भाई? 10 से 15 बार, 20 से 25 बार, 14 से 18 बार या 25 से 30 बार? तो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है तो कितनी बार लेता है? तो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, एकदम क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में तुरंत तुरंत हमको बताते हुए चलिए, लेट मत कीजिए, ठीक ना। अब आप लोगों के पास समय नहीं है बहन कि आप लोग खूब आराम से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से जल्दी आप लोग का रिवीजन हो जाए, इतना ही आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक ना। आराम से पढ़ने पर क्वेश्चन को बस ध्यान से सुनते चलिए, पढ़ते चलिए, ठीक ना। रुधिर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? रुधिर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा केवल ऑक्सीजन तथा प्लाज्मा द्वारा केवल कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है? ये कह दिया है O2 व CO2 दोनों का परिवहन लाल रुधिर कणिकाओं व श्वेत रुधिर कणिकाओं दोनों द्वारा होता है। ऑप्शन सी दिया है O2 यानी ऑक्सीजन का परिवहन लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का श्वेत रुधिर कणिकाओं द्वारा होता है। ऑप्शन डी दिया है कि लाल रुधिर कणिकाएं व प्लाज्मा दोनों O व CO का परिवहन करती हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 33, बहुत पीछे हम लोग है भाई, अभी 21 मिनट हुआ है। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे हैं। 1 घंटे के अंदर इस क्लास को खत्म करना है। 1 घंटे के अंदर हम लोग को इस क्लास को खत्म कर लेना है भाई। 100 क्वेश्चन। रुधिर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा भाई 33 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लाल रुधिर कणिकाएं व प्लाज्मा दोनों O व CO का परिवहन करती हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, घाव की ड्रेसिंग करते समय कौन सी तकनीकी अपनानी चाहिए? क्या सेप्टिक तकनीकी, मेडिकल असेप्सिस, सर्जिकल असेप्सिस, मेडिकल एवं सर्जिकल असेप्सिस? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा क्या है कि घाव की ड्रेसिंग करते समय कौन सी तकनीकी अपनानी चाहिए? तो घाव की ड्रेसिंग करते समय कौन सी तकनीकी अपनानी चाहिए बताइए जल्दी से आप लोग। तो मेडिकल असेप्सिस तकनीकी अपनानी चाहिए घाव की सर्जरी करते समय। हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, अपगार स्कोर में निम्न में से किस लक्षण का परीक्षण किया जाता है? अपगार स्कोर में निम्न में से किस लक्षण का परीक्षण किया जाता है भाई? क्या जन्मजात विकृतियां, श्वसन दर, RH संवेदनशीलता, भावनात्मक स्थिरता? राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, शांति बाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, रश्मि सोम जी, आरवी चौधरी जी, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रेखा सिंह जी, अनुराधा मौर्य? बताइए बताइए विक्रम जायसवाल जी, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 35 नंबर का। अपगार स्कोर निम्न में से किस लक्षण का परीक्षण किया जाता है? तो अपगार स्कोर में किसका परीक्षण किया जाता है? तो ये किया जाता है श्वसन दर का। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन का भाई कमेंट करते चलिए, ठीक ना। जो क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं उसका कमेंट तो आप लोगों को करना चाहिए। जो नहीं आएगा तो उसकी बात तो अलग है भाई, लेकिन जिसका आ रहा है तो तुरंत आप लोगों को अगर 100 क्वेश्चन कराया जाए तो कम से कम 100 कमेंट आप लोगों को आ जाना चाहिए। 100 में 100 क्वेश्चन, ठीक ना। निम्नलिखित परिवर्तनों IV न नहीं निम्नलिखित परिवर्तनों 1 से 4 में कौन से 2 परिवर्तन मैदानी भाग के निवासियों के उच्च अक्षांशों यानी 3500 मीटर अथवा अधिक पर जाने से उत्पन्न होते हैं? तो ये भाई देखिए क्वेश्चन ये तो हम लोग कर चुके हैं पहले का, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो रिपीटेड है ना, तो मान लीजिए कि आप लोग का ये एकदम रट गया, रिवीजन हो गया ना। ये क्या हो गया? रिवीजन हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है कि लाल रुधिर कोशिकाओं के आकार में वृद्धि। ऑप्शन सेकेंड वाला दिया है कि लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन 3 वाला दिया है कि श्वसन दर में वृद्धि। ऑप्शन 4 दिया थ्रोम्बोसाइट्स की संख्या में वृद्धि। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? पूछा क्या है कि निम्नलिखित परिवर्तन 1 से 4 में कौन से 2 परिवर्तन मैदानी भाग के निवासियों के उच्च अक्षांशों 3500 मीटर अथवा अधिक पर जाने से 3500 मीटर अथवा अधिक पर जाने से उत्पन्न होते हैं? तो कौन सा उत्पन्न होगा भाई? क्या लाल रुधिर कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होगा कि लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि होगा? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, लाल रुधिर कोशिकाओं के आकार में वृद्धि नहीं होता है, लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि होता है। ये सही हो गया।
फिर श्वसन दर में वृद्धि, क्या श्वसन दर में वृद्धि होगा, क्या थ्रोम्बोसाइट की संख्या में वृद्धि होगा, तो थ्रोम्बोसाइट की संख्या में वृद्धि नहीं होगा, श्वास दर न श्वसन यानी श्वास दर में क्या हो जाएगा, श्वास दर में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, तो ये भी सही होगा। तो कौन कौन सही होगा, 2 और 3 हमारा ऑप्शन सही हुआ है। तो यहाँ पे नीचे कूट दिया है, तो 2 और 3 कहाँ है, देखिए 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो यहीं पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 को पढ़िए। मेलिग्नेंट तृतीयक मलेरिया का रोगजनक है, मेलिग्नेंट तृतीयक मलेरिया का रोगजनक है, तो कौन है भाई, प्लाज्मोडियम मैलरी, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, ऑप्शन सी दिया है प्लाज्मोडियम ओवेल, ऑप्शन डी दिया है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहने कमेंट कर दे। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट करें। राइट आंसर क्या होगा भाई, 37 नंबर का, मेलिगेंट्स तृतीयक मलेरिया का रोगजनक है। तो मेलिगेंट्स तृतीयक मलेरिया का रोगजनक कौन सा है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कौन सा होगा 37 नंबर क्वेश्चन का। तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, प्लाज्मोडियम मैलरी ना, क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम मैलरी। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, चोटग्रस्त स्थान पर गैंग्रीन होने का सबसे प्रमुख कारण है, चोटग्रस्त स्थान पर गैंग्रीन होने का सबसे प्रमुख कारण है, तो क्या है भाई, क्या विटामिन डी की कमी है, अपर्याप्त रुधिर आपूर्ति होगा, या वृद्ध अवस्था होगा, या कार्टिकोस्टीराइड का प्रयोग होगा। राइट आंसर क्या होगा, चोटग्रस्त स्थान पर गैंग्रीन होने का सबसे प्रमुख कारण है। तो चोटग्रस्त स्थान पर गैंग्रीन होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है भाई, तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर अपर्याप्त रुधिर की आपूर्ति ना, मतलब कि जो रुधिर है अपर्याप्त मिल रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए। इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होती है, बताइए इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होती है, क्या अग्नाशय की 20 सेल से, या अग्नाशय की अल्फा सेल से, या कृत से, या पित्ताशय से। तो इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होती है भाई, तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय 20 सेल से। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको समझिए, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होती है, तो अग्नाशय 20 सेल द्वारा स्रावित होती है। राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है सीमा देवी जी बहन, सीमा देवी जी बहन कमेंट करके बताइए आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है बहन, पढ़ने में कोई दिक्कत। संगीता पटेल जी आप हमको कमेंट करके बताइए कल क्यों अपसेंट थी क्लास में। कल क्लास में 5 क्लास हम लोग की चली, पांचों क्लास में आप अपसेंट हैं, क्यों अपसेंट है बताइए, अपसेंट क्यों है भाई बताइए। इंसुलिन का श्रावण किया जाता है, तो क्या अल्फा कोशिकाओं के द्वारा, बीटा कोशिकाओं के द्वारा, गामा कोशिकाओं के द्वारा, डेल्टा कोशिकाओं के द्वारा, क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। इंसुलिन का श्रावण किया जाता है, तो इंसुलिन का श्रावण कैसे किया जाता है भाई, तो किया जाता है बीटा कोशिकाओं के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, श्वसन केंद्र का सबसे शक्तिशाली उत्तेजक है, श्वसन केंद्र का सबसे शक्तिशाली उत्तेजक है, क्या अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन की कमी होगा, रक्त में पीएच बढ़ना, रक्त के पीएच का बढ़ना, ऑक्सीजन की अधिकता। राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। श्वसन केंद्र का सबसे शक्तिशाली उत्तेजक है, तो श्वसन केंद्र का सबसे शक्तिशाली उत्तेजक क्या है, तो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, रिकेट से पीड़ित एक बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लिया जाना चाहिए, रिकेट से पीड़ित एक बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लिया जाना चाहिए, क्या पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे इसको लेकर चलिए, कंफ्यूजन आप लोग हो सकती है एग्जाम हॉल में। रिकेट से पीड़ित एक बच्चे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लिया जाना चाहिए भाई, 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कर दें, कैल्शियम का भाई खनिज लेना चाहिए। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, संगीता पटेल जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, विभा जी, बताइए जल्दी से। और कौन है, अनुराधा मौर्य जी, रश्मि सोम जी, आप लोग बताइए। तो चंद्रकला देवी जी आप लोग बताइए, रश्मि सोम जी बताइए बहन, तो रश्मि सोम जी कमेंट कीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन का आपका कमेंट चेक करूंगा, गलत तो नहीं हुआ। 42 नंबर क्वेश्चन में आप लिख करके बताइए सर मेरा गलत नहीं हुआ है, सही नहीं हुआ है, क्या हुआ है। 42 नंबर में रश्मि सोम जी कमेंट चेक करूंगा बहन, गलत नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन वाला है, इसको थोड़ा सा दिमाग में ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मैस्लो के मानवतावादी पादानुक्रम के शीर्ष पर है, मैस्लो के मानवतावादी पादानुक्रम के शीर्ष पर है, क्या प्रेम और संबंध, सम्मान और आत्मसम्मान, स्वयं वास्तविकरण, बचाव और सुरक्षा। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। मैस्लो के मानवतावादी
पदानुक्रम शीर्ष पर है, तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा 43 नंबर का? तो इसमें राइट आंसर होगा स्वयं विस्तारीकरण हो जाएगा ना, वास्तविकरण हो जाएगा, स्वयं वास्तविकरण हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, सबसे सार्वभौमिक रूप से समानता प्राप्त चेहरे की अभिव्यक्ति है? क्या सूखी हुई ओठ, मुस्कान, जीभ के बाहर निकालने या भौहें उठाना? राइट आंसर क्या होगा? सबसे सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त चेहरे की अभिव्यक्ति है। तो सबसे सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त चेहरे की अभिव्यक्ति क्या है भाई? तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा मुस्कान। क्या हो जाएगा? मुस्कान। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, गलसुआ मम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? कर्णपूर्ण ग्रंथि में करता है, अधोजिह्वा ग्रंथि में, या अधोजंभ ग्रंथि में, या आवांछी ग्रंथि में? तो गलसुआ मम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो ये कहाँ सूजन पैदा करता है? 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो कर्णपूर्ण ग्रंथि में सूजन पैदा करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गलसुआ मम्पस एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो कहाँ करता है? तो कर्णपूर्ण ग्रंथि में करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलिए, बहुत पीछे हैं भाई, 30 मिनट हुआ और हम लोग अभी 46 क्वेश्चन पे हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है? क्या प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, या जल की? तो डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, MRI निम्नलिखित में से क्या है? क्या मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स है, या मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, या मैग्नेटिक रोजेनेंस इमेजिंग है, या मैग्नेटिक रोजेनेंस इन इंटेस्टाइन्स है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का सभी बने कमेंट करें, बताइए MRI निम्नलिखित में से क्या है? तो MRI जो है भाई वो क्या है? तो यह मैग्नेट रोजेनेंस इमेजिंग है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, MMR टीका कौन सी बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है? MMR टीका जो है कौन सी बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है? तो कौन सी बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या मैलन्यूट्रिशन, मलेरिया, रूबेला, मीजल्स, मम्पस रूबेला, मलेरिया, मम्पस रेबीज, मीजल्स, मम्पस रेबीज? राइट आंसर क्या होगा? सभी बने कमेंट कर दें। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए ना, मीजल्स, मम्पस रूबेला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 49, प्रसव पूर्व देखभाल, बच्चे की देखभाल, पोषण, परिवार नियोजन, व्यायाम आदि संबंध है। प्रसव पूर्व देखभाल, बच्चे की देखभाल, पोषण, परिवार नियोजन, व्यायाम आदि संबंधित है। तो किससे संबंधित है? प्राथमिक देखभाल से, द्वितीयक देखभाल से, तृतीयक देखभाल से, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रसव पूर्व देखभाल, बच्चे की देखभाल, पोषण, परिवार नियोजन, व्यायाम आदि संबंधित है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो संबंधित है प्राथमिक देखभाल से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? क्या विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी? तो निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है ना? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा भाई? 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा? 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 50 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा ना, ऑप्शन नंबर बी है ना, होगा, बिल्कुल होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए भाई, 32 मिनट हो गया, अभी हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन पे, यानी 1 घंटा से ज़्यादा हम लोग समय लेंगे क्या इस क्लास को करने में? 1 घंटा के अंदर खत्म करने की कोशिश कीजिए भाई। सभी बहने ध्यान से देखते चलिए, उड़ाते चलिए क्वेश्चन को। यदि किसी कारणवश हमारे जठरीय उपकला की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से अक्रिय हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अग्नाशी एंजाइम तथा मुख्य रूप से ट्रिप्सिन एवं लाइपेज प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे? अमाशय का पीएच एकाएक कम हो जाएगा?
स्ट्रिप्सिन अधिक प्रभावी हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया पेप्सिन द्वारा प्रोटीन्स की प्रोटीएज तथा प्रोटेन्स में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा, यदि किसी कारणवश, पूछा क्या क्वेश्चन वन, यदि किसी कारणवश हमारी जठरी उपकला की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से अक्रिय हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? तो ये पड़ेगा पेप्सिन द्वारा प्रोटीन्स का प्रोटीएज तथा प्रोटेन्स के में जल अपघटन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 52, यदि एक बच्चे का IQ 45 है तथा उसे बौद्धिक अशक्तता की किस श्रेणी में रखा जाएगा ना? यदि एक बच्चे का IQ 45 है तो उसे बौद्धिक अशक्तता की किस श्रेणी में रखा जाएगा ना? तो किस श्रेणी में रखा जाएगा भाई? आप लोग बताइए तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? आप लोग उनको समय दीजिए यहीं पे ना। पूछा क्या क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है बहन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए कि यदि एक बच्चे का IQ 45 है तथा उसे बौद्धिक अशक्तता की किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो क्या माइल्ड बौद्धिक अशक्तता होगा, या मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता होगा, या सीवियर बौद्धिक अशक्तता होगा, या प्रोफाउंड बौद्धिक बौद्धिक अशक्तता होगा? तो देखिए इसमें पहले समझ लीजिए, हो सके तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, इसके जगह कोई दूसरा दे देगा तो आप लोग गलत मत करिएगा ना। देखिए दे सकता है एग्जामिनर, हमको लग रहा है तो इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग का फंस सकता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे करना है कि माइल्ड हल्की ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखिए, माइल्ड लिखिए, माइल्ड माइल्ड ये क्या है, इसको हल्की कीजिए, माइल्ड हल्की, ठीक है ना, माइल्ड हल्की। अच्छा अब क्या कर रहा है कि माइल्ड हल्की कितना होता है भाई? तो ये होता है IQ, ये कितना होता है? AIQ कितना होता है? तो AIQ जो होता है 50 से 70 के बीच होता है। कितना होता है? 50 से 70 के बीच होता है। एक नंबर जानिए, 2 नंबर समझिए, 2 नंबर दूसरा नंबर किस तरह से पूछ सकता है? मॉडरेट माध्यम, मॉडरेट किसको कहेंगे? मॉडरेट ना, मॉडरेट किसको कहेंगे? इसको समझिए क्या? मध्यम। मॉडरेट का मतलब मध्यम ना। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें IQ कितना होता है? तो इसमें जो IQ होता है कितना होगा भाई? तो इसमें 35 से 49 के बीच होगा। इसको मैं बताया था आप लोगों को शायद। तीसरे नंबर का समझ लीजिए, तीसरा नंबर का हो सके तो ये भी पूछ दे। अगर ये पूछेगा तो इसमें क्या होता है, देखिए सीवियर, क्या होगा? सीवियर ना, सीवियर। क्वेश्चन एक फंसेगा यहाँ से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सीवियर गंभीर, ठीक ना, गंभीर। जो अब देखिए जो क्वेश्चन पूछेगा आप समझ लीजिए इसी बात को, यहाँ से 4 में से एक क्वेश्चन फंस सकता है हम लोगों का ना। क्वेश्चन देखिए IQ, इसका IQ कितना होता है? तो इसका होता है 20 से कितना होता है? 34 तक होता है, ठीक ना। 20 से कितना होता है? 34 तक होता है। हमारी अगर हेड राइटिंग नहीं समझ में आ रही हो तो जो बोल रहा हूँ उसको सुनते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। अरे ऑप्शन नंबर 4 क्या पूछ सकता है क्वेश्चन? एक पूछेगा प्रोफाउंड, क्या होता है? प्रोफाउंड होता है ना, प्रोफाउंड। तो जो प्रोफाउंड होता है बहन, प्रोफाउंड को क्या बोलते हैं? कि अत्यंत गंभीर। इसको क्या बोलते हैं? अत्यंत ना, अत्यंत। इसको समझिए, जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसको भी हल्का में मत लीजिएगा। ये हल्की दिया है, मध्यम दिया है, गंभीर दिया है, अत्यंत गंभीर दिया है, तो इसको आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। गंभीर ना, गंभीर क्या होगा? गंभीर, ठीक ना। तो इसका IQ कितना होता है? इसका IQ कितना होता है भाई? सीमा देवी जी ध्यान दीजिए, संगीता पटेल जी बहन, गलत हो सकता है कि एग्जाम हॉल में, इसको समझ लीजिए इतना ना, 20 से कम होगा। ये कितना होगा? 20 से कम होगा। विक्रम जायसवाल जी ध्यान दीजिए, अनुराधा मौर्य जी बहन देखिए, ये क्या पूछेगा? एक माइल्ड होता है ना, माइल्ड, इसको क्या कहते हैं? हल्की। तो इसका IQ कितना होता है? तो 50 से अगर 70 रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? माइल्ड कहेंगे। मॉडरेट किसको कहेंगे? मॉडरेट जिसका IQ कितना रहेगा? 35 से अगर 49 रहेगा तो उसको मॉडरेट कहेंगे। सीवियर जो होता है गंभीर होता है, तो इसका IQ कितना रहेगा? तो 20 से अगर 34 के बीच में रहेगा तो क्या रहेगा? सीवियर रहेगा, यानी बहुत ही गंभीर स्थिति रहेगी। अच्छा अगर जिसका प्रोफाउंड रहेगा, मानिए अत्यंत गंभीर रहेगा, उसका IQ कितना रहेगा? तो उसका IQ रहेगा 20, यानी इसी को आप लोग पकड़िए। 50 से 70 रहेगा तो माइल्ड होगा, 35 से 49 मॉडरेट होगा, 20 से 34 रहेगा तो सीवियर होगा। IQ ना 20 अगर रहेगा तो प्रोफाउंड होगा, यानी अत्यंत गंभीर होगा। 20 से अगर 34 रहेगा तो गंभीर होगा। 20 से अगर 34 रहेगा तो गंभीर होगा। अगर 20 रहेगा, 20 से कम रहेगा तो अत्यंत गंभीर होगा। और IQ 35 से 49 के बीच में रहेगा तो मध्यम रहेगा, यानी मॉडरेट रहेगा। और 50 से 70 के बीच में रहेगा तो हल्का, क्या रहेगा? हल्की रहेगा या माइल्ड रहेगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है बहन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए यहाँ पे पढ़िए आप लोग। पूछा कि यदि एक बच्चे का IQ 45 है तो उसे बौद्धिक अशक्तता की किस श्रेणी में रखा जाएगा ना। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो IQ कितना दिया है? 45 दिया है। अब आप लोग बताइए 35 से 49 के बीच में अगर आएगा तो 35
35 से 49, 49 से पहले 45 आता है ना, तो 35 से 49 के बीच में रहेगा, यानी कि यहाँ पे 45 दे दिया है तो 49 से पहले 45 आ रही है, IQ कितना हो गया 45 हो गया, तो यानी 35 से 49 के बीच में हो गया। ठीक, ये तो 35 से 49 के बीच में हो गया ना। तब ये क्या है, मॉडरेट है। इसमें देखिए मॉडरेट कहीं दिया है, इसमें देखिए मॉडरेट दिया है ना, मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता। इसी तरह से क्वेश्चन घुमाएगा ना, मॉडरेट बौद्धिक अशक्तता। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा बहन, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से समझ लीजिए। 50 से 70 रहेगा, अभी रट लीजिए। 50 से 70 रहेगा तो माइल्ड होगा यानी हल्की होगा। 35 से अगर 49 IQ रहेगा तो मॉडरेट होगा यानी मध्यम होगा। 35 से 49 मॉडरेट मध्यम। 20 से अगर 34 के बीच में अगर IQ रहेगा तो सीवियर रहेगा, उसको क्या रहेगा, गंभीर स्थिति रहेगी। अगर IQ 20 से कम हो जाएगा तो प्रोफाउंड हो जाएगा, अत्यंत गंभीर हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा, अत्यंत गंभीर स्थिति हो जाएगी। तो इतना आप लोग कर लीजिए भाई। एक क्वेश्चन हम लोग का बहन वहां से फंस सकता है यहाँ से ना, इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। इसके अलावा इतने हैं कि बीच में पूछेगा, इस IQ को याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ जाता है तुरंत उड़ा दीजिएगा। ठीक ना, क्लियर हुआ ना। आप लोग हमको बताइएगा बहन, ये आप लोगों का क्लियर हुआ ना, आप लोग को समझ में आया कि नहीं बहन। सभी बहनें हमको बताएंगी समझ में आया कि नहीं। नहीं समझ में आएगा बहन तो हमको कमेंट कीजिएगा, मैं इसको दोबारा से खूब आराम से आप लोग को डिटेल में समझा दूंगा ना। लेकिन इससे ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, टाइम बहुत हम लोग के पास कम है, इससे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं सकता है। बस इसको रट लीजिए, आएगा जरूर, पक्का आ सकता है। तो 1 नंबर हम लोग को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, और कौन है भाई, वंदना राजभर जी, विक्रम जायसवाल, सीमा देवी जी, अनुराधा मौर्य जी, आपको हमको बताइए भाई बहन सब लोग, ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं। विक्रम जायसवाल जी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53। चलिए भाई देखिए भाई, 40 मिनट हो गए हम लोग के। यदि एक व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा उसका स्ट्रोक आयतन 50 मिली है तो उससे की हृदय क्षमता बताइए। यदि एक व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा स्ट्रोक आयतन 50 मिली है तो उसकी हृदय क्षमता बताइए। तो उसकी हृदय क्षमता क्या होगी बताइए, उसकी हृदय क्षमता क्या होगी। आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए अगर इस तरह से पूछेगा ना कि हृदय एक व्यक्ति की यदि एक व्यक्ति की हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा उसका स्ट्रोक आयतन 50 मिली है तो उसकी हृदय क्षमता बताइए। तो इस तरह जब आ जाएगा क्वेश्चन तो आप लोगों को करना क्या है बताइए, आप लोगों को क्या करना है, करिएगा कि तुरंत इसको ना, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है उसको लिखिए 72 बार। 72 बार धड़कता है और उसके स्ट्रोक आयतन कितना दिया है 50। जितना दिया रहेगा उतना का गुणा कर दीजिएगा, तुरंत गुणा कर दीजिएगा। 50 में 72 का आप लोग गुणा करेंगे तो 3600 आएगा। कितना आएगा 3600 ना। अब जितना आएगा यहाँ पे जितना लिखा रहेगा, यहाँ पे देखिए मिली लिखा है, तुरंत वहाँ पे मिली लिख दीजिएगा और मिला लीजिएगा कहाँ दिया है। तो 3600 मिली, 3600 मिली, 3360 मिली दिया है नहीं होगा। 7200 मिली दिया है नहीं होगा। 5000 मिली दिया है नहीं होगा। 3600 मिली दिया है तो तुरंत यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, जितना दिया रहेगा मिनट धड़कन बार ना, यदि एक व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तुरंत 72 लिखिएगा। उसका स्ट्रोक आयतन कितना दिया है तुरंत स्ट्रोक आयतन लिख के गुणा करके बस तुरंत कर लीजिएगा। ज्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है। तुरंत निकालने की कोशिश कीजिए, तुरंत उसका आंसर क्या होगा तुरंत उसको कीजिए। ठीक ना, हम लोग को आंसर से मतलब है कि ज्यादा टिटिम्मा उसमें करने की जरूरत है, उसमें ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है हम लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को पढ़िए। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा भाई खूब ना, नहीं आप लोगों को समझ में आया होगा। 53 और 52 नंबर क्वेश्चन को सभी बने कमेंट करेंगे कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। वर्निक इंसिफेलोपैथी किसकी कमी से होती है। वर्निक इंसिफेलोपैथी इंसिफेलोपैथी किसकी कमी से होती है। तो किसकी कमी से होती है भाई, क्या थायमिन की, विटामिन डी की, राइबोफ्लेविन की या विटामिन ई की। तो वर्निक एंसिफेलोपैथी जो होती है वो किसकी कमी से होती है भाई। 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो थायमिन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, थायमिन की। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया है भाई, निम्न में से कौन सा निम्न जन्म वजन की सही कसौटी है। क्या जन्म के समय शिशु का वजन 1.5 किलो से कम यानी 1.5 से कम, जन्म के समय शिशु का वजन 2.5 किलो से कम, जन्म के समय शिशु का वजन 4 किलो से कम, जन्म के समय शिशु का वजन 3 किलो से कम। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा जन्म वजन की कसौटी सही कसौटी है। तो सही कसौटी इसमें कौन सा होगा, जन्म की वजन की सही कसौटी कौन सा होगा। 55 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म के समय शिशु का वजन 2.5 किलो से कम वाला हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर
56 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो क्या प्रतिवर्ष 12 मई को, प्रतिवर्ष 12 नवंबर को, या प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को, या प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को? राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। इसको तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, इसको कमेंट करके बताइए। इतना तो आप लोग को जुबान पे होना चाहिए भाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है बताइए? संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, और कौन है? बीबा जी। आप लोग थी ना क्लास में, जब होमवर्क दे रहा था तो कह रहा था ना कि आप लोगों की जुबान पे होना चाहिए, तो आप लोग की जुबान पे होगा ना तो तुरंत कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, देख कर नहीं बताना है, किसी भी भवन को बता रहा हूँ। संगीता पटेल जी बिना देखे बताना है, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, आप भी थी ना क्लास में, बीबा जी, सब लोग के मैं होमवर्क दिया था, तो आप लोग बताइए, आप लोगों को तो याद होगा। निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? तो जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो नंबर रट गया आप लोगों को भाई। 57 नंबर क्वेश्चन का ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है? निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है? बीसीजी कहाँ दिया? यहीं दिया। इसको पढ़िए, तुरंत आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर चढ़िए। माइक्रोसोमिया का क्या मतलब है? माइक्रोसोमिया का मतलब क्या है बताइए जल्दी से। माइक्रोसोमिया का मतलब क्या है? बड़े आकार का बच्चा, बड़े आकार के सिर वाला बच्चा, गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाना, उपचापचय दर में वृद्धि। क्रोमो माइक्रोसोमिया का क्या मतलब होता है भाई? तो माइक्रोसोमिया के यहाँ पे मतलब क्या होगा? तो यहाँ बड़े आकार का बच्चा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 59। लासगो नामक किस लिए प्रयोग होता है? लासगो नामक किस लिए प्रयोग होता है? क्या रक्तचाप नापने के लिए, कोमा का स्तर पता लगाने के लिए, सिर दर्द का स्तर पता लगाने के लिए, गर्भावस्था में शिशु का वजन मापने के लिए, नापने के लिए? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? ग्लासगो मानक किस लिए प्रयोग होता है? तो ग्लासगो जो मानक है ये किस लिए प्रयोग होता है? 59 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो कोमा का स्तर पता लगाने के लिए होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर भाई, ठीक ना? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्लासगो मानक किस लिए प्रयोग होता है? तो कोमा का स्तर पता लगाने के लिए होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 59 नंबर हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 को चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 60 को, क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िए। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। कहाँ होता है? ग्लाइकोजन में कार्बन डाइऑक्साइड, और जल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, या ग्लूकोज में? श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। तो श्वसन में कार्बोहाइड्रेट किसमें विखंडित हो जाता है भाई? तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, किसके दौरान कॉपर 1 का विपरीत संकेत होता है? क्या गर्भावस्था, श्रोणि से संक्रमण, हृदय रोग, अन्य विकल्पों में से सभी? राइट आंसर क्या होगा? किसके द्वारा कॉपर 1 का विपरीत संकेत होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करें। इसमें राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था भी हो जाएगा, श्रोणि ना, श्रोणि में संक्रमण हो जाएगा, हृदय रोग ये भी हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन से तो अन्य विकल्पों में सभी सही होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया है? मानव स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना है। मानव स्पाइनल कॉलम हड्डियों से बना है। तो कितनी? 32, 42, 44, 53। तो कितनी हड्डियों से बना है भाई? 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो बना है 32। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, मानव रक्त का पीएच मानव रक्त की सामान्य पीएच होती है। मानव रक्त की सामान्य पीएच होती है क्या? यहाँ पे 7.4 होगा, या 7 से कम होगा, या 7 होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव के रक्त का सामान्य पीएच होता है। तो मानव के रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? तो 63 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.4 पीएच होता है। कितना होता है? 7.4 पीएच। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़िए। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति के रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग ना, रक्त रुकता नहीं है, तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक दोष से होता है? क्या आरबीसी से, रुधिर प्लाज्मा से, बिम्बाणु से, लसिका कोशिका से? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई? इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बहन? क्वेश्चन नंबर 64 है, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग रुकता नहीं है, तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसकी एक दोष से होता है? तो किसकी एक दोष से होता है भाई? किसकी एक में दोष होता है बताइए? किसी एक में दोष होता है बताइए? इसमें राइट आंसर 64 नंबर का क्या हो जाएगा बताइए? इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है। तो किस में दोष हो जाता है? 64 नंबर का तो हमको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बिम्बाणु होगा ना। क्या हो जाएगा? बिम्बाणु, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 65,
दर्द युक्त मेंस्ट्रुएशन कहलाता है? तो क्या डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, एमेनोरिया या मेट्रोजिया? राइट आंसर क्या होगा भाई? संगीता पटेल जी आप इसको कर सकती हैं, शांति बाजपेयी जी आप भी कर सकती हैं, सीमा देवी जी आप भी कर सकती हैं, बीबा जी, विक्रम जायसवाल जी आप बीच में आ रहे थे हमारे क्लास में, फिर लेकिन आपने छोड़ करके चला गया ना। 2 महीना पहले आप हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन आप फिर बीच में क्लास छोड़ के चले गए भाई, क्यों क्लास छोड़ के चले गए? आप तो उस समय क्लास में नहीं थे ना। 2 महीना पहले ही आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन फिर उसके बाद छोड़ करके चले गए, तो फिर आए। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दर्द युक्त मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डिस्मेनोरिया हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्मेनोरिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए भाई 48 मिनट हो गए हम लोग को, 1 घंटे के अंदर किसी तरह से भवन खत्म कर लीजिए। 1 घंटे के अंदर कोशिश कीजिए कि किसी तरह से क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लें और इससे जानकार हो जाए ना। क्वेश्चन नंबर 66 का मतलब 66 ना। आप लोग क्वेश्चन देखिए, तुरंत लगाइए उसका आंसर क्या होगा, खट दे। निम्नलिखित सभी प्रीलैम्पसिया का अभिलक्षण है सिवाय, बताइए इसमें से निम्नलिखित सभी प्रीलैम्पसिया का अभिलक्षण है सिवाय। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या? हाइपरटेंशन, प्रोटीन्यूरिया, क्या हो जाएगा? प्रोटीनयूरिया, एडिमा, उल्टी। राइट आंसर क्या होगा भाई? 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 66 नंबर का यहाँ पे हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? उल्टी होगा ना। क्या हो जाएगा? उल्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 67, भ्रूण हृदय दर को फीटोस्कोप के साथ आस्कुलेटेड करते हैं। भ्रूण हृदय दर को फीटोस्कोप के साथ आस्कुलेटेड करते हैं। क्या? 5 सप्ताह का गर्भधारण, 10 सप्ताह का गर्भधारण, 20 सप्ताह का गर्भधारण, 25 सप्ताह का गर्भधारण। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भ्रूण हृदय दर को फीटोस्कोप के साथ आस्कुलेटेड करते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 67 नंबर का? तो इसमें हो जाएगा 20 सप्ताह का गर्भधारण। क्या हो जाएगा? 20 सप्ताह का गर्भधारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, हाइपरथर्मिया में शारीरिक तापमान रहता है। हाइपरथर्मिया में शारीरिक तापमान रहता है क्या? 102 फ़ारेनहाइट, 95 फ़ारेनहाइट से कम, 100 फ़ारेनहाइट या 105 फ़ारेनहाइट से अधिक। तो हाइपरथर्मिया में शारीरिक तापमान रहता है। क्वेश्चन आप लोग किए हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा सा बस बदल दिया है। बताइए 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा? 105 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 105 फ़ारेनहाइट से अधिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, एक परिपक्व डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? क्या अंडजनन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है या शुक्र जनन कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। एक परिपक्व डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया को कहा जाता है। तो एक परिपक्व डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बहन? तो अंडजनन कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, प्रसव के दौरान बच्चे के निकलने वाले हिस्से के समान आंतरिक ओएस के ऊपर स्थित भ्रूण की रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है ना? प्रसव के दौरान बच्चे के निकलने वाले हिस्से के समान आंतरिक ओएस के ऊपर स्थित भ्रूण की रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? क्या कार्ड प्रोलैप्स कहा जाता है, कार्ड प्रेजेंटेशन कहा जाता है, या अकल्ट कार्ड प्रोलैप्स कहा जाता है, वासा प्रोबिया कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा प्रेबिया। क्या राइट आंसर क्या होगा 70 नंबर का? तो 70 नंबर का यहाँ पे हो जाएगा अकल्ट कार्ड प्रोलेप्स होगा ना। क्या हो जाएगा? अकल्ट कार्ड प्रोलेप्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, गर्भनाल में होता है क्या? एक धमनी और एक नसें, एक धमनी और दो नसें, दो धमनी और एक नसें, दो धमनियां और दो नसें। राइट आंसर क्या होगा? आप जो क्वेश्चन को आप लोग पढ़े हैं, गर्भनाल में होता है, तो गर्भनाल में क्या होता है भाई? 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो गर्भनाल में होता है दो धमनियां और एक नसें होती है ना। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 71 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन, चलिए भाई 8 मिनट में तो लग रहा है कि नहीं खत्म कर पाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72, मांटगोमरी ग्रंथियां स्तन के किस भाग में स्थित होती हैं? मांटगोमरी ग्रंथियां स्तन के किस भाग में स्थित होती हैं? तो किस भाग में स्थित होती हैं? क्या चूचक के आधार के पास, या लोब्यूली के एल्यूवियोली यानी दूध वाहिनी का लेक्टिफेरस साइंस के पास, या लेक्टिफेरस एक्डक्ट के पास? तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? मांटगोमरी ग्रंथियां स्तन के किस भाग में स्थित होती हैं? तो किस भाग में स्थित होती हैं? तो ये स्थित होती है चूचक के
आधार के पास ना, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग कौन से, क्वेश्चन नंबर चलिए भाई 73, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 को पढ़िए। वारफारिन के लिए मारक है, वारफारिन के लिए मारक है क्या? विटामिन के होगा, विटामिन बी नोलेक्जोन होगा, या एमिनोडेरोन होगा, या प्रोटामाइन सल्फेट होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? वारफारिन के लिए मारक है, तो वारफारिन के लिए मारक क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। वारफारिन के लिए मारक है, इसका राइट आंसर क्या होगा 73 नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? इतना आप लोग समय लेंगी तो कैसे होगा बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बताइए। सीमा देवी जी, सीमा देवी जी, बन आप इतने पढ़ने में अच्छी फिर भी इतना समय ले रही है क्वेश्चन को। देखिए बन उड़ा दीजिए एकदम हवा में क्वेश्चन को। देखिए विक्रम जायसवाल जी, शांति वाजपेयी जी, रश्मि सोम जी, आप लोग बताइए इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना क्वेश्चन को जानने के बावजूद आप लोग लेट करेंगी। क्वेश्चन को देखिए बन उड़ा दीजिए हवा में कि क्वेश्चन जाके हवा में उड़ने लगे। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमको लग रहा है कि ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 73 का ए होगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्या कोबाल्ट होगा, या कॉपर होगा, क्रोमियम होगा, या मालिब्डेनम होगा? क्या होगा बताइए जल्दी से। कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है भाई? 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्रोमियम होगा। क्या होगा? क्रोमियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, घरेलू जल अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अविघटित पदार्थ का भाग नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? क्या नाइट्रेट नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है, फास्फेट नहीं होता है, या रेत नहीं होता है? घरेलू जल अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विघटित पदार्थ का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ रेत हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76, गर्भ निरोधक की हार्मोनल विधि है, बताइए गर्भ निरोधक की हार्मोनल विधि क्या है? गर्भ निरोधक की हार्मोनल विधि क्या है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए तो आप लोग। ओरल पिल्स होगा, या सर्विकल कैप होगा, या कंडोम्स यक होगा, या ट्यूबेक्टोमी होगा? राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओरल पिल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरल पिल्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है, तो कौन सा है भाई? राइबोफ्लेविन है, या एस्कर्बिक अम्ल है, या टोकाफेराल है, या थायमिन है? तो उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है, तो उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो स्कर्बिक अम्ल है। क्या है? स्कर्बिक अम्ल। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ना। अगले क्वेश्चन चलते हैं 77 नंबर के बाद 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए भाई। 78 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? 78 नंबर को पढ़िए। 78 नंबर को संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, वंदना राजभर, विक्रम जायसवाल जी। भाई बताइए विक्रम जायसवाल जी, राइट आंसर क्या? आपके कितने स्कोर जा रहे हैं? स्कोर आज तो कम नहीं होना चाहिए, किसी का स्कोर कम नहीं होना चाहिए भाई। 90 91 नहीं 95 हमको प्लस चाहिए नंबर, ठीक ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार इनमें से कौन सी बीमारी पूरे विश्व से सफाया हो चुका है ना? विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के अनुसार इनमें से कौन सी बीमारी का पूरे विश्व से सफाया हो चुका है? बताइए चंद्रकला देवी जी। तो क्या पोलियो होगा बहन? क्या होगा बताइए? मानव बंदर चेचक होगा, चेचक कीटाणु होगा, या चेचक होगा? अब मैं क्वेश्चन को कराया हूँ। संगीता पटेल जी आप क्वेश्चन को समझ पा रही हैं कि नहीं समझ पा रही हैं? या क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। संगीता पटेल जी बताइए। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, और कौन थी? बीबा जी थी, ठीक ना। प्रियंका साहनी जी भी थी उस क्लास में। तो इतने लोग थे भाई ना, इतने लोग थे। क्या इतने लोग तो थे उस समय। और रश्मि सोम जी भी थी ना। तो रश्मि सोम जी आप बताइए, आप तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रश्मि सोम जी आप थी कि नहीं थी भाई? सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा चेचक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, चेचक होगा। क्वेश्चन नंबर 79, श्वास नली के कैंसर के उपचार के दौरान गर्दन का वायु विकिरण से होने वाला सबसे संभावित साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? क्या कब्ज होगा? ऑप्शन बी दिया श्वसन की तकलीफ होगा, ऑप्शन सी दिया गले में खराश, ऑप्शन डी दिया दस्त। राइट आंसर क्या होगा? 79 नंबर का। सभी लोग कमेंट करें भाई। देखिए 1 घंटे होने वाले हैं, अभी हम लोग 80 क्वेश्चन भी नहीं कर पाए। श्वास नली के कैंसर के उपचार के दौरान गर्दन पर वायु विकिरण से होने वाला सबसे संभावित साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है भाई? 79 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी गले में खराश, क्या होगा गले में खराश। क्वेश्चन नंबर 80, टाइफाइड बुखार है क्या एक जीवाणु रोग है या त्वचा रोग है या परजीवी रोग है या कीटाणु 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 रोग है, बताइए। टाइफाइड बुखार है तो टाइफाइड बुखार क्या है भाई, 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो एक जीवाणु रोग है। क्या है, एक जीवाणु रोग है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, तो कब होता है, शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है तब होता है, या रक्त शर्करा का स्तर अस्थायी हो जाता है तब होता है, या यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है तब होता है, या जब प्रोटीन का अंतःग्रहण अधिक होता है तब होता है, बताइए। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है तो कब होता है भाई हमारे शरीर में वसा का निर्माण, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है तब क्या होता है, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है तब क्या होता है, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे वन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, नेफ्रोटिक विकास के ओडेमेंट्स चरण में सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप होगा। नेफ्रोटिक विकास के ओडोमेटस चरण में सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप होगा, तो क्या होगा भाई, कुशल त्वचा देखभाल सुविधा मुहैया कराना। ऑप्शन बी दिया है ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करने की सलाह देना। ऑप्शन सी दिया है मंद दर्जे की सक्रियता रखने हेतु प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी दिया है प्रत्येक दूसरे दिन शिशु के भार की जांच करना। इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई, 82 नंबर का सभी लोग कमेंट करें, 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि 82 का होना चाहिए, क्या होगा, नेफ्रोटिक विकास के ओडोमेट्स चरण में सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप होगा ना, तो सबसे प्रमुख नर्सिंग हस्तक्षेप होगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कुशल त्वचा देखभाल तथा सुविधा मुहैया कराना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या क्या होगा 82 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलिए, 82 नंबर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को पढ़िए। क्या दिया है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं क्या गुर्दे में या प्लीहा में या मूत्राशय में या यकृत में, तो स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, तो किसमें बनाते हैं भाई, 1 घंटे में हम लोग भाई 83 क्वेश्चन कर लेंगे, बताइए। 83 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो यकृत में बनाते हैं ना। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं तो किसमें बनाते हैं, तो यकृत में बनाते हैं। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, तो यकृत में बनाते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84, इलियम किसका भाग है, क्या श्रोणी मेखला का है, छोटी आंत का है, अमाशय का या अंश मेखला का है, तो इलियम किसका भाग है, सभी बने बताएं। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी बताइए बहन इसका क्या होगा, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, बताइए भाई अब क्या होगा। बीबा मिश्रा जी आप क्यों क्लास में एब्सेंट हो रही हैं, बीबा मिश्रा जी क्लास में क्यों एब्सेंट हो रही है, नेहा पांडे जी क्लास में क्यों एब्सेंट हो रही है, अनुराधा मौर्य जी उड़ा दीजिए क्वेश्चन को बहन। अनुराधा मौर्य जी आपके स्कोर कल के बहुत कम गए थे ना, स्कोर आपके जा रहे हैं 91 नंबर। 91 नंबर से हमारा काम आपका नहीं चलेगा भाई, 91 नंबर से काम नहीं चलेगा आपका। 98 जिसका 98 नंबर आकर के आए 91 नंबर, तो क्या होगा, आपको मारने का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। रेखा सिंह जी, आरवी चौधरी जी, प्रीति कुमारी, रूपा विश्वकर्मा, रश्मि सोम जी बहन उतने नंबर से काम नहीं चलेगा, आपको 95 नंबर सभी लोगों को लेकर आना है। सीमा देवी जी कितने नंबर आए थे, 91 नंबर आए थे कल ना, 91 नंबर से काम चलेगा नहीं चलेगा, 91 से बड़ा काम नहीं चलेगा आपका। 95 नंबर हमको चाहिए भाई, 95 नंबर लेकर आइए। अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, सहीना परवीन, शुभम नाथ, शिवम जी, राहुल कुमार माठो, सूर्यांश मिश्रा, श्रेया चौधरी, नीरज देवी, सभी बहने कमेंट करें इलियम किसका भाग है भाई, तो इलियम जो है किसका भाग है, तो इलियम है छोटी आंत का, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 85, पोलियो का टीका बनाया जाता है क्या जीवित तनु जीव द्वारा या मृत्यु जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा या वायवीय जीवाणु द्वारा, तो पोलियो का टीका बनाया जाता है, सभी लोग इसको पढ़ चुके हैं। पोलियो का टीका बनाया जाता है तो जीवित तनु जीव द्वारा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 86, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है, क्वेश्चन देखिए उड़ा दीजिए तुरंत एकदम, इतना समय नहीं है हम लोगों के पास, कितना पढ़ते रहेंगे 100 क्वेश्चन 3-3 घंटे में, 3-3 घंटे में 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम लोग के पास समय क्या बचा है भाई। क्वेश्चन देखिए तुरंत जानिए उसका आंसर क्या होगा। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, क्या मादा युग्मक कहा जाएगा या सम युग्मक कहा जाएगा, जुंगमेट कहा जाएगा या नर युग्मक कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा भाई। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो 86 नंबर का राइट आंसर होगा मादा युग्मक। क्या हो जाएगा, मादा युग्मक, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, तो क्या होता है, जीन का मुक्त होना, अंडाशय, गर्भाशय, उदर का निचला भाग,
प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, तो किसके कारण होता है भाई? प्रसव पीड़ा किसके कारण दीवारों में संकुचन होता है? बताइए, संकुचन के कारण होता है। तो इसमें राइट आंसर 87 नंबर का क्या आप लोगों को लग रहा है? 87 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर क्या लग रहा है? तो इसमें तो हमको लग रहा है 87 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा गर्भाशय ना। प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होती है। प्रसव पीड़ा किसके कारण होती है? तो गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होती है। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर सी। 87 के बाद क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़िए। क्या दिया है कि मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? क्या भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना, भ्रूण से अपशिष्टों के बाहर निकालने और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो कौन सा काम किया जाता है? 88 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो 88 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 89, ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन हार्मोन का नाम है? ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है क्या कोलिसिस्टोकाइनिन है, एसिड पेप्सिन है, या गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड है, या ग्रेस्टिन है? राइट आंसर क्या होगा? ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो ग्रहणी से स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम है 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कोलिसिस्टोकाइनिन होगा। क्या होगा? कोलिसिस्टोकाइन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंतु की मास्टर ग्रंथि है? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंतु की मास्टर ग्रंथि है? क्या अग्नाशय होगा, पिट्यूटरी होगा, थायराइड होगा, एड्रिनल होगा? राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंतु की मास्टर ग्रंथि है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मास्टर ग्रंथि पूछा है तो पिट्यूटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का आनकांटिक दबाव बनाए रखता है? कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का आनकांटिक रक्त दबाव बनाए रखता है? तो कौन रखता है भाई? फाइब्रोनोजेन रखता है, ग्लोबुलिन रखता है, प्रोथ्रोम्बिन रखता है, या एल्बुमिन रखता है? तो कौन रखता है भाई? कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का आनकांटिक दबाव बनाए रखता है? तो कौन रखता है? 91 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्बुमिन होगा। एल्बुमिन होगा ना। क्या हो जाएगा? एल्बुमिन होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है तो कैसे किया जाता है भाई? किससे किया जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है क्या? अधिवृक्क ग्रंथि से, विसरण से, पीयूष ग्रंथि से, या औटू ग्रंथि से? तो किससे किया जाता है भाई? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? औटू ग्रंथि से। किससे? औटू ग्रंथि से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को आप लोग किए हैं, आप लोगों का गलत तो नहीं हुआ। 92 नंबर के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 को पढ़िए। क्या पूछा है भाई? दिल का दौरा किसके कारण होता है? दिल का दौरा किसके कारण से होता है? क्या हृदय और जीवाणु का हमला, या हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना? राइट आंसर क्या होगा? 93 नंबर क्वेश्चन का बताइए। 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? दिल का दौरा किस कारण से आता है? तो दिल का दौरा जो आता है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण आता है। ये आप लोग रिपीट क्वेश्चन हो गया, रिपीट वाला हो गया, सुबह पढ़े आप आगे। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94, ब्लड कैंसर का आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्या ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया? इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़े हैं। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है भाई ब्लड कैंसर को? तो इसको जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95, किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रामक एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है? किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रामक एजेंट को निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्या सर्वव्यापी महामारी, स्थानिक, स्पोराडिक? राइट आंसर क्या होगा? बताइए संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी बहन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? विक्रम जायसवाल जी, चंद्रकला देवी जी, रश्मि सोम जी बहन। तो आप तो खूब मेहनत कर रही हैं भाई, हमारी सारी बहनें खूब मेहनत कर रही हैं। आप लोग बहन एकदम प्रोग्रेस की तरफ है। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग पीछे जा रही हैं,
खूब मेहनत की हैं आप लोगों की मेहनत जरूर रंग लाएगी बहन। तो अभी लगे रहिएगा, ये नहीं कि छोड़ करके हम लोग बैठ जाए ना, किसी को होपलेस नहीं होना है कि हमारे इतने गलत हुए इतने सही हुए। खूब मेहनत कीजिए, जितनी हो बहन उतनी ताकत लगा दीजिए, हम लोग जरूर एग्जाम को करेक्ट करेंगे बहन। आप लोगों की मेहनत और उसमें हमारी थोड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी बहन। इसका बताइए राइट आंसर 95 नंबर का क्या होगा। जो भी बहन बता देगी उसको तो मैं दूंगा भाई टॉफी, टॉफी मिलेगी आप लोगों को। 95 नंबर का राइट आंसर होगा स्थानिक हो जाएगा, सी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 96, पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है उसे कहते हैं क्या। देखभाल, रुग्णता, कल्याण या स्वास्थ्य। पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति और किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है उसे कहते हैं क्या। देखभाल कहेंगे, रुग्णता कहेंगे, कल्याण कहेंगे या स्वास्थ्य कहेंगे। तो 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे होगा स्वास्थ्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक बात हमको बता दीजिए कि आगे बात करता हूँ। भ्रम एक विकार है, इसको बताइए विभा जी, अनुभूति आप की थी कि नहीं। भ्रम एक विकार है, आपको बताया हूँ क्वेश्चन को 1-1.5 महीना पहले समझा दिया था। अनुभूति, यादाश्त, विचार या उन्मुखीकरण। तो भ्रम एक विकार है, तो भ्रम कैसा है, तो ये विचार का हो जाएगा ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ विभा बहन, विभा जी बहन, गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 98, इबोला क्या है, तो वायरस है कि बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ है कि कवक है। तो इबोला क्या है भाई, इबोला क्या है, इबोला क्या है। 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, तो 98 नंबर का होगा वायरस है। इबोला क्या है, तो वायरस है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 और क्वेश्चन नंबर 100 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 100 पढ़िए क्या पूछा है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। किए हम लोग क्वेश्चन को, घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। क्या तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, ठीक। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है भाई, तो 99 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, पहाड़ी क्षेत्र में। क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र में। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है। क्या मलेरिया होगा, फाइलेरिया होगा, रिंग वर्म या दाद होगा या इनमें से कोई नहीं। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्न में से किस रोग का वाहक है भाई, तो 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फाइलेरिया का वाहक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 100 क्वेश्चन हम लोग कितने समय में किए हैं, 1 घंटे 10 मिनट में 100 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। 1 घंटा 10 मिनट हो गया, देख लीजिए आप लोग, 1 घंटे 10 मिनट में हम लोग 100 क्वेश्चन किए हैं बहन। यहीं पे आप लोग की क्लास को समाप्त किया जाता है। आप लोग हमको बताइए, यहीं पर आप लोग क्लास को समाप्त किया जाता है, आप लोग जा सकते हैं, ठीक ना। एक बात हमको बता दीजिए, क्या पूछना था उनसे भाई। चलिए, आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराया गया बहन, 1 घंटे 10 मिनट में 100 क्वेश्चन। 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन में किसी भी बहन को कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछेंगी। 100 में आपके स्कोर कितने गए इसको जरूर बताइएगा। सी और क्या कहना था भाई, अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, और आप लोग हमको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी बहन हमारे चैनल पर पहली बार आई है, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है बहन। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कहिएगा कि सर हम लोग एग्जाम को करेक्ट कर लिए, अब अनसब्सक्राइब आपको मार रहे हैं, अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। और क्या कहना था आप लोगों से, ये बताइएगा हम लोग जो तेजी में पढ़ रहे थे, तेजी में यानी कि स्पीड जो हम लोग की है वो ठीक है कि नहीं। मैं डेली पूछता हूँ, आप लोग बताइए, आप लोगों को दिक्कत ना हो ना, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही, स्पीड हम लोग की सही है ना। ये बहन हम लोग के पास समय कम है, समय कम है बहन, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ज्यादा इसको 3 घंटे में पढ़ने की क्या जरूरत है, 1 घंटे 10 मिनट में हम लोग पढ़ लिए। 1 घंटे में 10 मिनट पढ़ ले, अगर चाहेंगे तो इसको दोबारा से 2.5 की स्पीड हम लोग लगा देंगे, 2.5 की स्पीड लगा के पढ़ लेंगे, तो 1 घंटे से पहले 45 मिनट में इसको फिर दोबारा से रिवीजन भी हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो 100 क्वेश्चन आप लोगों के ब्रेन में हो जाएगा, पूरा सेव आप लोगों का हो जाएगा ना। तो 2-2.5 घंटे में आप लोग इसको एकदम 2 बार पढ़ ले रहे हैं, तो ये अच्छा है कि 1.5 घंटे में, 3 घंटे में आप लोग पढ़ेंगे, 3.5 घंटे में, तो वो अच्छा है। जो आप लोगों को लगेगा स्पीड आप लोगों को ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है, इसी तरह से फास्ट पढ़ा जाए कि स्लो में आराम से पढ़ा जाए, वो आप लोग बताइएगा। आप ही लोगों के बताने से बन मैं ऐसा चलता हूँ, आप लोग जैसा बताएंगे वैसा किया जाएगा। ये मत कहिएगा बाद में सर कि आप बहुत तेजी में चल रहे थे इसलिए हम लोग को नहीं पढ़ पाए, न जान पाए। आप लोगों के बताने से ऐसा हो रहा है। सीमा देवी जी बहन, आप ये हमको बता दीजिए, सीमा देवी जी, जिसको जाना है वो जा सकता है। सीमा देवी जी आपके कितने आए थे कल, 105 में से कितने आए थे, 101 नंबर आए थे ना, इतने ही आए थे ना। 4 क्वेश्चन कहाँ गलत हो गए, 4 क्वेश्चन कहाँ गलत हो गए, 4 क्वेश्चन बताइए। 4 क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए सीमा देवी जी बहन। सीमा देवी जी बहन आपके 4 क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। क्यों 4 क्वेश्चन गलत हुए भाई,
105 में से आप लेके आ रहे हैं नंबर, 101 नंबर लेके आ रही हैं। ये 4 क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ उसको नोट किए हैं कि नहीं, हमको बताइए। आपने नोट किया कि नहीं किया बहन? नोट करिए उसको, जो 4 गलत है उसको नोट करिए। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उतना काम करते चलिए आप ना। सीमा देवी जी बहन, आप मेरे ऊपर विश्वास किए ना, तो जितना बता रहा हूँ उतना कीजिए। क्लास नंबर नोट करके पढ़ा कीजिए। क्लास नंबर कौन सा है हम लोगों का? क्लास नंबर कौन सा है, जल्दी से आप लोग बताइए। क्लास नंबर कौन सा है? तो ये क्लास नंबर हम लोग का भाई 195 नंबर का है। 195 नंबर को पढ़िए, और जो इसमें गलत होगा उसको नोट कर लीजिएगा। इसको इस तरह से टिक कर दीजिएगा कि 195 नंबर में पढ़ ली हूँ, ठीक ना। चलिए बहन, क्लास को समाप्त किया जाता है। अगर आप लोग कहिए तो कमेंट करके हमको बताइए। तो आप लोगों को एक मॉडल पेपर थोड़ा सा 35 क्वेश्चन का है, कहे तो मैं आप लोगों को दे दूँ 35 क्वेश्चन का। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को 11 बजे तक क्लास दे दूंगा। 11 बजे आप लोगों को क्लास दे दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। 11 बजे क्लास में है सीमा देवी जी, सीमा देवी जी सभी बने आए, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सभी लोग आए। 11 AM पर मैं क्लास दे रहा हूँ 35 नंबर का, ठीक ना। चलिए, इसी के साथ बहन क्लास को समाप्त किया जाता है। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर भी कीजिएगा, ठीक ना। इतना तो काम कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को बहन हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना जरूर अब कीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लगेगा कि नहीं थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए मैं मेहनत किया हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा बहन। आप सभी लोगों को बहन मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को बहन मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहन? अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसे ही अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।